राम राम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बढ़िया है सब। टकाटक। आज आपकी तीसरी क्लास शुरू हो गई है। दो चल रही थी इतने दिन से, पॉलिटी और साइको। ओके, तो अब से आपकी 3 क्लासें रहेंगी। टाइम आपका 1 बजे तक रहेगा। कुछ दिन बाद आपको 7 बजे बुलाएंगे। अभी 7:30 बजे आ रहे हैं, 8 बजे। कुछ आज पहले आप लेट आते थे हैं, तो अभी आपका टाइम जो है उसको और बढ़ाएंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेंगी। ठीक है, आपको कतई नरम कर देंगे हैं। तो आज से आपकी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान हिस्ट्री की रहेगी, और आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया होगा। ठीक है, जिसमें आपका जो सिलेबस है उसमें एक तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं दे रखी हैं, केवल 4: कालीबंगा, गणेसर, बैराट और आहड़। फिर आपके मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध दे रखा है, और प्रतिहार वंश है, और चौहान वंश है अजमेर, रणथंबोर और जालोर का। फिर आपके कुछ शासक दे रखे हैं। मेवाड़ के राणा सांगा प्रताप और राज सिंह हैं, मारवाड़ के राव चंद्रसेन हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह हैं, और आमेर के मानसिंह प्रथम हैं। ये तो आपका एंशियंट और मिडाइवल में है। मॉडर्न में आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति, जन जागरण जिसमें किसान आंदोलन, जनजाति प्रजामंडल आंदोलन है, तीनों जन जागरण में आते हैं, और एक आपके राजस्थान का एकीकरण है। ये सिलेबस है आपके राजस्थान हिस्ट्री का, ये आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपके जो प्रश्न आते हैं पेपर में, फर्स्ट पेपर में वो 100 प्रश्न हैं, जिसमें 100 में से 80 तो आपके जीके वाले पोर्शन के हैं और 20 साइकोलॉजी के हैं। 20 साइकोलॉजी के हैं। इसमें से 80 प्रश्न में से लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट के हैं। 70 क्वेश्चन बचते हैं। 70 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी वाले हैं, राज्य व्यवस्था वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके शुद्ध राजस्थान के हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 50। तो आपके एक तो पॉलिटी की क्लास चल रही है। ठीक है, अभी आपके एक क्लास और बढ़ा दी आज से राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर दोनों के मिलाकर के लगभग क्वेश्चन आते हैं 20 से 25 के बीच में। लगभग 20 प्रश्न कम से कम तो 20 हैं, अधिकतम 25 होते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आते हैं, तो 40 के लगभग वहाँ पहुँच जाते हैं। 5 क्वेश्चन राजस्थान इकोनॉमी के, और 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं। ठीक है, और फिर जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें 10 क्वेश्चन की वो घटा बड़ी होती है कि ज्योग्राफी के ज़्यादा दे दिए, ठीक है, पॉलिटी के ज़्यादा दे दिए 2 क्वेश्चन, ऐसे तो वो कवर करके लगभग 50 प्रश्न हो जाते हैं। तो आधे में तो राजस्थान और आधे में आपके साइकोलॉजी इंडिया जी के वो है। तो ये ध्यान रखना पैटर्न आप, क्योंकि कोई भी तैयारी करते हैं हम उससे पहले हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या आता है और क्या हमें पढ़ने के अलावा छोड़ना है। राजवंशों में केवल आपके जो राजा हैं वो राजा कितने हैं? 6। वो 6 राजा ही पढ़ने हैं, बाकी बीमारियां आपको नहीं रखनी है साथ में। ठीक है, सभ्यताएं केवल आपको 4 ही पढ़नी है जो सभ्यताएं हैं। राजवंशों में चौहान वंश में केवल 3 जगह का ही चौहान वंश पढ़ना है, अजमेर का, रणथंबोर का और जालोर का, और वो भी संबंध उसमें दिल्ली सल्तनत के साथ दे रखा है। किसके? दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध दे रखा है, तो वो पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है 1206 में। कब हुई है? 1206 में। तो
यहाँ पर ये चीज़ें हमको पढ़नी है अच्छे से ध्यान से। अब इसमें क्या होता है कि जो राजवंश वगैरह हैं, चौहान वंश और ये पढ़ते हम, प्रतिहार वंश और ये हैं, इनमें से प्रश्न आते हैं आपके हिस्ट्री के, उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं मॉडर्न राजस्थान से। 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल, वो थोड़ा सा समझने वाला और ऐसा टॉपिक है कि उसमें से हर लाइन में और हर बात में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे फोकस से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कौन है जो अभी नए ही आए हैं आज ही? एक आध दो नए आए होंगे आज ही। हाँ, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पिछला जो आपके टॉपिक हो गए हैं वो आपके ऐप मिलेगा, आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे, वो उनको कवर करते रहना। ठीक है, जो नए विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं वो कवर करते रहना उनको। और यहाँ अब दो पार्ट हो गए इसके, एक तो एंशियंट में सभ्यताएं हैं 4। ठीक है, सभ्यता 4 है, प्रश्न 1 आएगा। सभ्यता 4 है, प्रश्न 1 या 2 हद मार के, 2 आ जाए तो आ जाए, नहीं तो 1 प्रश्न आता है सभ्यता का। ठीक है, 1 या 2 प्रश्न आते हैं उसमें से सभ्यता के। फिर जो राजा दे रखे हैं उन राजाओं में से, राजा दे रखे हैं 6 में से 3 प्रश्न आते हैं, 6 में से 3 प्रश्न आते हैं। खूब पढ़ते हैं उनको, लेकिन प्रश्न दे देता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तब मूड खराब हो जाता है। पढ़ते इतना है उनको, और मूड खराब जब होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कि यार इसको तो नहीं पढ़ते, जब भी बढ़िया कर देते। तो इसलिए वो जो है उनको भी पढ़ना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके, एक तो 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण। जो टॉपिक पहले हो जाएंगे उनके टेस्ट ज़्यादा होंगे आपके, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले हम मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, 1857 की क्रांति से। ठीक है, आपका विषय बने उसमें भी वही चल रहा है, मॉडर्न ही चल रहा है, उनका मॉडर्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसके उनके राजवंश चालू कर दिए हैं। तो आप V8 है ना? हाँ, तो मॉडर्न ही, जिससे क्या है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके ज़्यादा टेस्ट होंगे, जो पहले टॉपिक हो जाएगा तो टेस्ट भी ज़्यादा होंगे और आपको पढ़ने को भी ज़्यादा मिलेगा, तो वो ज़्यादा याद होगा और प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो 5 टॉपिक हैं और 5 टॉपिक में से कम 5-6 प्रश्न आते ही हैं। और इनमें से इतना पढ़ेंगे, उनमें से प्रश्न आएंगे 4। टोटल हिस्ट्री के 10-12 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री के, और उसमें से अकेले मॉडर्न के 6 के लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, 6-7 के लगभग। तो मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा पढ़ना है, और वो हर एग्जाम में होता है, हर एग्जाम में होता है। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देंगे उसमें क्रांति से लेके एकीकरण तक हर सिलेबस में होगा, चाहे राजवंश होंगे या नहीं होंगे, सभ्यता होंगी या नहीं होंगी, लेकिन वो 1857 की क्रांति से लेके एकीकरण तक के टॉपिक जो हैं वो आपके हर एक सिलेबस में होंगे राजस्थान के में। और आप राजस्थान के सब कंपटीशन देंगे, पशु परिचर का भी फॉर्म भरा ही होगा तो हाँ, नहीं, फॉर्म भरना चाहिए, पेपर देना चाहिए, नॉलेज मिलती है। और टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट को, चाहे आप क्लास लेने नहीं आए लेकिन टेस्ट देने जरूर आना, क्योंकि एक टेस्ट अगर देंगे आप, और एक टेस्ट 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन घर बैठे याद नहीं होंगे, वहाँ याद हो जाएंगे वो। और फिर घर जाकर के थोड़ी सी उस पर जूझेंगे भी, मेहनत भी करेंगे कि यार मेरा गलत क्यों हुआ, देखेंगे भी, तो फिर माइंड में कंसंट्रेशन आता है। और कंपटीशन की बात क्या है, कंसंट्रेशन और रिवीजन, 2 ही चीज़ें। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, कंसंट्रेशन बना के रखोगे, काम हो जाएगा। क्योंकि इस उम्र में कंसंट्रेशन नहीं होता, सबसे सब बड़ी समस्या है, याद नहीं होता इस उम्र में। 12वीं तक याद होता था, अब रटा नहीं जाता हमसे। 12वीं तक जैसे होता था वैसे रट के और कॉपी में लिखे आते थे, उसके बाद आज तक एक भी विलोम शब्द याद नहीं हुआ 12वीं के बाद। हुआ है क्या? जो पहले याद थे वही याद हैं, अब भी याद ही नहीं होता। अब पहले हमारी क्या मेमोरी 1 GB थी, छोटी सी थी, उसमें जो बात जाती थी वो जाती थी। अब क्या है, कई बार देखा होगा आपने, किताब लेके बैठ जाते हैं और घंटे भर बैठ रहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा ही रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता किताब में। किताब सामने खुली रहती है, हम कहीं दूसरी जगह रोड पे चल रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं, ऐसी कंडीशन रहती है इस उम्र में। तो ध्यान नहीं लग पाता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो रटा नहीं जाता। समझने की क्षमता बढ़ी है तो समझो चीज़ों को, और समझेंगे तब याद होगा। क्योंकि ये एग्जाम जो है अब तक के आप दे के आए थे वो रिटन एग्जाम थे। रिटन एग्जाम में क्या है, एक छोटा सा प्रश्न आता है, उसके 10 पेज भर के आए हम, खूब चकाचक भर के आए थे ना, और वहां खूब 90% बनी, 80% बनी, बीएड में बनी थी। पढ़ा हुआ कुछ लिखा नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं था।
अपने मन में एक वर्ड आ जाता था ना, एक वर्ड पे 2 पेज भर देते थे, ऐसा ही तो करके आए थे हम, ठीक है। और उसमें यूनिवर्सिटी कॉपी कई बार देखा है मैंने, क्या करते हैं भाई साहब कि ऊपर की 2 लाइन छोड़ देते हैं, नीचे की 2 लाइन छोड़ देते हैं, पन्ने को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जो पूर्वज हैं वो सिखाते हैं हमको कि पन्ना भरने के नंबर मिलेंगे, और दूर दूर लिखना बेटा, एक लाइन में 5 ही वर्ड लिखना। तो अब उसमें 13 ही तो लाइन आती है यूनिवर्सिटी कॉपी में, 2 ऊपर छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी, एक बीच में खा जाते हैं पैराग्राफ चेंज करने में। अब 8 लाइन में 40 वर्ड लिखते हैं, और उसमें भी पैराग्राफ चेंज करके वही लिख रहे जो ऊपर लिखा था। जब तक कोई माइंड में शब्द नहीं आएगा दूसरा, तब तक लिखेंगे कहां से? क्योंकि 1वीं सीरीज लाते हैं और उसको पढ़ते एक दिन, और पढ़ के उसके 1वीं सीरीज का कुछ नहीं लिखते, अपने मन में जो आती है वो लिखते हैं। उस 40 वर्ड में भी कभी पढ़ के देखना अपनी कॉपी, खुद को शर्म आएगी। 25 तो क्या लिखे होंगे? है तथा और, है तथा और, कुछ नहीं है उसमें। अब वो नंबर कहां दे? जो इस पेज पे लिख रहा है अगले पेज पे भी वही 2-3 बार वही लिखते हैं, तो अब वो काम नहीं है, वहां तो बन गई परसेंटेज। अब एग्जामिनर को पता चला कि यार ये इस उम्र में कंफ्यूजन में बच्चा, तो इसको ऐसा करो प्रश्न भी दो और उत्तर भी दो। देखो वह प्रश्न था 80% बनी, यहां प्रश्न दे के उत्तर भी साथ में दे रहा है कि ला बता, 9 लग के बता दे तू, मैं तेरे को उत्तर भी साथ में दूंगा, सोच के देखो कभी। प्रश्न और उत्तर दोनों दे रहा है, फिर भी नौकरी लग रहे, और क्या पेपर आउट कराएंगे? प्रश्न भी दे रहा है, उत्तर भी साथ में दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस उम्र में कंफ्यूजन में है और ये डिसीजन नहीं ले पाता स्टूडेंट। 4 रख दिए सामने, जब ऐसा लगे यार यू बढ़िया है, यार यू बढ़िया लग रहा है तो जो बढ़िया लगे वो पेपर में गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इसमें परफेक्शन चाहिए, क्लियरिफिकेशन चाहिए कि यार हमने जो पढ़ा है उसको ऐसा पढ़े कि पेपर में आए तो तुरंत हमारे दिमाग में ऑप्शन क्लिक कर जाए। क्योंकि साइकोलॉजी और शिक्षण विधि इनके क्वेश्चन तो हम पे सही होते ही नहीं है, पढ़ा हुआ पेपर में आता नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं आता, ठीक है। वहाँ जब तक चौथे ऑप्शन तक पहुँचते हैं, जब तक प्रश्न भूल जाते हैं और पहला ऑप्शन भूल जाते हैं इतने लंबे आते हैं ऑप्शन ही, ठीक है, शिक्षण विधि और उनमें। तो उनमें दिक्कत ये आती है क्योंकि पहली बार वर्ड सुनते हैं, जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे नहीं कर सकते साइकोलॉजी के और शिक्षण विधि के प्रश्न। और अर्थ यूं नहीं समझते क्योंकि पहली बार बीएड में जाके पढ़ते हैं, पहली बार बीएड में पता चला था कि अधगम का मतलब भी पढ़ना होता है, उससे पहले पता थोड़ी था, नहीं पता होता था, ठीक है। इसलिए तो 4 बार तो कितने तो पुनर्बलन उद्दीपक क्रिया आ जाएंगी, कभी CS हो जाएगा, कभी वो घंटी बज जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो यही नहीं पता पड़ेगा कि कहाँ से कैसे हुआ। तो ये दिक्कत होती है क्योंकि पहली बार हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को। बीएड में तो पढ़े नहीं, क्योंकि बीएड में कॉलेज ही नहीं गए, ऐसे ही तो की थी, आधे से तो ऐसे ही करके आते हैं, ठीक है। कुछ जाते हैं वो अलग कारणों से जाते हैं वहाँ भी कारण होते हैं। तो हाँ, माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग वे में होती हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करें पढ़ाई की, तो टॉपिक पढ़ेंगे हम मॉडर्न राजस्थान, और मॉडर्न राजस्थान में क्रांति से शुरू करेंगे। कहाँ से? क्रांति से, ठीक है। ऑनलाइन वालों की क्लास बार बार रुक रही है, ऑफलाइन पढ़ो आके, बढ़िया चलेगी, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, ठीक है। देखो राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। अब सुनना, इसमें टॉपिक है आपका पहला, और वो है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम कब का? 1857 ईस्वी का, 1857 की क्रांति, ठीक है। अब आप लिखना मत, इधर समझना है। देखो
राजस्थान में 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले कि हम थोड़ी सी बात करें, आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर के हम क्रांति पे आएंगे। सुनना, भारत ब्रिटिश भारत था। क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन के अधीन था। सारे नियम कानून बनकर के आते थे कहां से? ब्रिटेन से। एक बार एक गवर्नर जनरल आया था। उस समय भारत में, भारत के देसी रियासतों के जो राजा थे वो परेशान थे मराठों से। मराठा और पिंडारी लूटपाट करते थे। मराठा पिंडारी लूटपाट करते थे। शासन नहीं करना उनको, क्या करना है? लूटपाट। आते और राजाओं पर दबाव बनाते, धन की मांग करते, लूटपाट करते। राजा परेशान। काम क्या था उनका? मारते कम थे, घसीटते ज्यादा थे। काम क्या है? मारते कम, घसीटते ज्यादा। मराठा पिंडारी, राजा परेशान। अब अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया और अंग्रेज, एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, 1798 ईस्वी में भारत आया और वो एक नीति लेकर के आया और उसकी नीति थी सहायक संधि की। किसकी? तो भारत में सहायक संधि का जनक कहते हैं लॉर्ड वेलेजली को। 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और सबसे पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी सर्वप्रथम, और वो कब की थी? 1798 में। फिर ये संधियां कर गया, फिर उन संधियों को क्या कर दिया? बाद में अमान्य कर दिया। फिर आया यहां लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग नीति लेके आया, आश्रित पार्थक्य नीति की संधि। फिर उसके तहत संधियां हुई रियासतों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। जो राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि हुई थी वो भरतपुर ने की थी 29 सितंबर 1803 को, भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर दूसरी की थी अलवर के बख्तावर सिंह ने, और तीसरी की थी जयपुर के सवाई जगत सिंह ने। फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल आया जॉर्ज वारलो। उसने क्या किया? भरतपुर और अलवर वाली संधि को तो रख लिया, जयपुर वाली को रद्द कर दिया। फिर आया यहां, और वो आया लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रित पार्थक्य नीति की संधि लागू की। उसके तहत पहली बार 1817 में संधि की करौली के हरबख्शपाल सिंह ने, और फिर सबसे अंत में की सिरोही के शिव सिंह ने 1823 में। फिर संधियां हो गई, और संधियों के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि एक रेजिडेंसी की स्थापना की जिसको कहते हैं राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी का गठन कर दिया। फिर उसका कार्यालय अजमेर बनाया गया 1832 में। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां एजीजी का पद लागू कर दिया, और राजस्थान के पहले एजीजी बनाए मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट। फिर यहां छावनियां गठित कर दी, छावनियों में सैनिक टुकड़ी बैठा दी, बटालियनों का गठन कर दिया। फिर उधर भारत की तरफ चलते हैं तो भारत में एक गवर्नर जनरल और आ गया 1848 में, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी एक नीति और ले आया, राज्य हड़प नीति। राज्य, जिसको गोद निषेध नीति कहते हैं। उसने एक नई नीति लागू कर दी 1848 में कि वे राजा जिनकी कोई संतान नहीं है वो जब तक जिंदा है शासन करते रहें, उनके मरने के बाद में उसकी रियासत का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया जाएगा। उसको कहते गोद निषेध नीति, यानी वो गोद नहीं ले सकते। अब ऐसे राजा बहुत सारे थे उस समय जो जीरो आउट हो रहे थे, खाता नहीं खुल रहा था, तो संतान नहीं थी। तो अब आपको पता है जिनके संतान नहीं होती उनके यहां राजा के पास में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति एक आध दो तो जो रहते थे कि जीवन भर सेवा करते कि बेटा ये मरेगा और अपन राजा बनेगा। अब ऐसे जो लोग थे पूरे जीवन राजा के पैर दबा रहे साहब, उनको तो धक्का लगा, यार अंग्रेजों ने ये बहुत गलत किया, हम तो राजा बनते, मामला ही खराब कर दिया। तो वो भी विरोध हो गए, किसमें? अंग्रेजों के विरोधी हो गए। अब क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला, अब वो चर्बी वाला कारतूस जानते हैं आप किसकी चर्बी थी? गाय सूअर। 1856 में दिसंबर में एक गवर्नर जनरल आया था भारत का, लॉर्ड कैनिंग।
क्रांति के समय कौन था? कैनिंग। क्रांति कैनिंग, क्रांति में कैनिंग। और कैनिंग ने क्या किया, सैनिकों के पास में एक बंदूक होती थी जिसका नाम था ब्राउन वेस। उस ब्राउन वेस बंदूक को तो हटा दिया, साइड कर दिया, एक नई राइफल ला करके दी एनफील्ड, कि अब से आप ये एनफील्ड चलाएंगे। और एनफील्ड में कारतूस कौन से चलेंगे? चर्बी वाले। अब उनका पता कैसे चला कि ये चर्बी वाले कारतूस हैं? सूचना कहां से मिली? सूचना कहां से मिली? कोई लैब में टेस्ट नहीं हुए थे वो, पता कैसे चला फिर? तो भाई साहब, इसकी जो सूचना फैली वो कहां से फैली, ध्यान से सुनना। एक स्थान है दमदम, कलकत्ता में, और दमदम है रेलवे यार्ड। रेलवे यार्ड जानते हैं क्या? क्या होता है? ट्रेन में बैठे कभी हैं? मालगाड़ी में नहीं बैठे ना? तो मालगाड़ी जो बंदरगाहों से सामान लेकर के आती हैं और वो रेलवे यार्ड पर लाकर उतारती हैं, और वहां से ट्रकों में लाद करके वो बाजारों में सामान पहुंचाया जाता है, उस स्थान को रेलवे यार्ड कहते हैं। जैसे फुलेरा है, फुलेरा पे कभी आप आए होंगे, ट्रेन के गेट पे खड़े होके देखा होगा, तो मालगाड़ी खड़ी होंगी और ट्रक खड़े होंगे बहुत सारे, वो सामान उतार के उनमें लादा जाता है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं? रेलवे यार्ड कहते हैं। फुलेरा जो है वो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, फुलेरा जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अब यहां ऐसे ही दमदम रेलवे यार्ड था पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। वहां पर इन कारतूस जो थे, इन कारतूसों की पेटियां आई थी, जिसमें किसके कारतूस थे? एनफील्ड राइफल के, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। अब वहां पर उस समय एक व्यक्ति था रेलवे का, भारत का ही आदमी था, निम्न जाति का था वो, और वो ग्रुप डी में नौकरी करता था रेलवे में। ग्रुप डी जानते ना? गैंगमैन, ट्रैकमैन, खल्लासी, जो पटरी पे घूमते रहते हैं हथौड़ी लेकर के, देखा होगा आपने। अब वो नौकरी करता था, पहले अंग्रेजों के साथ रहते, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो सीख ही जाते थे। अब वहां वो मालगाड़ी से वो पेटियां उतारी जा रही थी कारतूसों की, तो अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे कि इसमें क्या है? कारतूस हैं जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है, जिसे भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब भाई साहब वो समझ गया कि बेटा अंग्रेज नए खेल खेल रहे हैं। वो दौड़ के गया वहां से, और उसका एक साथी था उच्च जाति का। अब पहले क्या था? भेदभाव बहुत ज्यादा था, ऊंच नीच का, जाति पाति का। निम्न जाति के लोगों से उच्च जाति के लोग टच तक नहीं होते थे, साथ में नहीं बैठाते थे। उसने जाकर के उससे बोला कि भाई साहब अपने मटके में से एक लोटा पानी पिलाना। क्यों है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे पानी मांगने की? तुझे पता है तू कौन है, मैं कौन हूँ? कि यार ऐसे कितने दिन बचोगे, अंग्रेज वैसे भी तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कि क्यों? कि वो चर्बी वाले कारतूस लेके आए हैं जिसमें गाय और सुअर चर्बी है, वैसे भी धर्म भ्रष्ट होना है, इसकी वजह तो पानी पिला दो। क्या है? नहीं क्या मैं? ओ भाई साहब, उसने फिर वहां से सूचना फैलाई, और वो सूचना पहुंची कहां पे? छावनियों में। और छावनी कलकत्ता में बैरकपुर थी। कौन सी? बैरकपुर छावनी थी। और वहां छावनी में बात पहुंच गई, सैनिकों ने मना कर दिया, साहब हम कारतूस नहीं चलाएंगे। और सबसे पहले उसका विरोधी आ गया सामने, कौन? मंगल पांडे। मंगल जो जाति से ब्राह्मण और धर्म से हिंदू। लेकिन उस गैंगमैन ट्रैकमैन को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने उस दिन जिस आदमी को कहा था वो दोनों का नाम ले दिया उसने, गाय और सुअर का। अगर सोच के देखो किसी एक का नाम ले देता तो अंग्रेजों से केवल एक ही धर्म लड़ता, या तो हिंदू लड़ते या, और एक क्या करता? अंग्रेजों का ही साथ देता, क्योंकि हम तो वो हैं जिधर बजेगी बम और उधर रहेंगे हम। एक भारत वालों को ही ठोकते, एक अंग्रेजों का साथ देता। तो उस दिन उसने दोनों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, गाय और सुअर का नाम लेकर के। उससे उस दिन गलती हो जाती तो गड़बड़ हो जाती ना। तो उसने दोनों का नाम लेकर के वो भावनात्मक रूप से दोनों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। वो वहां से सूचना फैली थी। अब फिर ये इतनी बड़ी क्रांति, इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, धार्मिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, लेकिन तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस माना जाता है। अब इस क्रांति जो हुई इतनी बड़ी,
देश में उस समय 1857 की बात है, ना तो कोई साधन है, कोई साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं है, या तो अपनी बैलगाड़ी घोड़ा से जाओ, पैदल जाओ, ना साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना बस है, ना ट्रक है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, मालगाड़ी चली थी 1853 में, चली थी रेल भारत में पहली बार, वो भी केवल मालगाड़ी चली थी। अब इतनी बड़ी योजना देश में कैसे फैले, क्रांति की योजना किसने बनाई, प्रचार प्रसार किससे करें, न रेडियो, न टीवी, न लाइट, न मोबाइल, कुछ नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टा, कुछ नहीं है, प्रचार किससे करें। तो अब माइंड लगाया और क्रांति की योजना बनाई गई। वो कौन थे क्रांति की योजना बनाने वाले, वो सारी बातें हम करेंगे आगे। तो जब ऐसा काम हो रहा था, जब गोद निषेध नीति आई थी, राज्य हड़प नीति आई थी, तो कुछ रियासतें हड़प ली जाती हैं अंग्रेजों द्वारा। सबसे पहले हड़पी गई रियासत थी एक, जिसका नाम था सतारा, और सतारा कहां पे है, महाराष्ट्र में। अब उसके नवाब जो थे, उसके जीवन भर सेवा की एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था रंगोजी बापू। क्या नाम था? अब रंगोजी बापू राजा बनते, लेकिन अंग्रेजों ने तो नीति चेंज कर दी, दिक्कत हो गई उनको। मराठों के अंतिम पेशवा थे जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब पेशवा का पद खत्म करके अंग्रेजों ने नाना साहब को बिट्ठूर कानपुर में निर्वासित कर दिया था, और 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन रख दी उनकी कि आप वहां रहो और अब आपको कोई लेना देना नहीं। बाद में अंग्रेजों ने उनकी पेंशन भी बंद कर दी। अब बुढ़ापे में जिस आदमी की पेंशन बंद हो जाए, टेंशन तो होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। अब वो भी महाराष्ट्र के थे और रंगोजी बापू भी महाराष्ट्र के हैं। रंगोजी बापू उनके पास पहुंचे कि नाना साहब, अंग्रेज ये नीति लेके आए हैं, हमारे नवाब का देहांत हो गया, हम राजा बनते और हमारी तो रियासत ही हड़प ली। कि यार तू क्या बात कर रहा है, हमारी पेंशन ही बंद पड़ी है। अब दुखिया दुखिया से ही बात करता है भैया, तो फिर क्या करें? कि करें क्या, सैनिक भी नाराज चल रहे हैं, चरी वाला कारतूस आया है, तो योजना बनाते, क्रांति करें इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन पहले आप एक काम करो, आप एक बार लंदन जाके आओ और वहां जाकर के शिकायत करके आओ ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी से कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। क्या पता उनको पता ही नहीं हो और यहां ये अलग ही काम चला रहे हों। तो नाना साहब और उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था अजीमुल्ला शाह। क्या नाम था? अजीमुल्ला शाह, नाना साहब के सहयोगी और रंगोजी बापू, वो दोनों लंदन गए। उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। वहां आ गए कि नाना जी कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी, तो कि नहीं सुन रहा तो फिर क्या करें, क्रांति करेंगे। फिर उन्होंने योजना बनाई कि क्रांति की तारीख निर्धारित कर दी, 31 मई 1857। तो क्रांति की तिथि क्या रखी? 31 मई 1857। तीनों आदमी ने बैठ के योजना बना ली कि साहब 31 मई को पूरे देश में विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। फिर उनके मन में बात आई कि यार ये बात हम तीनों को ही तो पता है, जनता को कैसे पता चलेगा कि उस दिन विद्रोह करना है? प्रचार भी तो करना पड़ेगा इसका। भाई योजना तो माइंड में आ गई उनके, तीनों व्यक्ति बैठे हैं थड़ी पे, योजना बना ली। अब उसको जनता तक पहुंचाए कैसे? अंग्रेजों को पता भी नहीं चलना चाहिए, पता चल गया तो योजना फेल हो जाएगी, योजना फेल हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा कोडवर्ड बनाओ जिससे प्रचार प्रसार हो और अंग्रेजों को पता नहीं चले। तो दो चीज निर्धारित की प्रचार के लिए, आप जानते ही हैं, कमल का फूल और रोटी, जिनको हम क्रांति का प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं ना, वो क्रांति से पहले प्रचार प्रसार किया गया था उनसे। तब बाद में जब भारत का इतिहास लिखा है तो उनको प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया क्रांति का। उन दोनों से क्रांति का क्या किया गया? प्रचार प्रसार, कमल के फूल से और रोटी से। कमल के फूल से प्रचार कहां किया गया? तो कमल के फूल से प्रचार किया गया सैनिक छावनियों में। कहां पे? सैनिक छावनियों में। और रोटी से प्रचार कहां किया गया? तो रोटी से प्रचार किया गया गांव में। कैसे करते थे सुनना। एक सैनिक दूसरी सैनिक छावनी में जाता कमल का फूल लेकर के, और वहां जाकर के वो कमल का फूल देता और उससे कहता कि 31 मई को आपको अपनी छावनी में विद्रोह करना है और छावनी को भंग करके अंग्रेज दिखे सल्टा देना है और दिल्ली पहुंचना है। ओके डन। ऐसे प्रचार चलता रहेगा।
उसको बता देता कि आपको अगली छावनी में जाना है। रोटी से प्रचार कहाँ होता था? गांव में। कैसे? एक गांव का चौकीदार सुबह अपने घर से निकलता 5 रोटी लेके, और वो 5 गांव में जाएगा एक दिन में। कितने गांव में? और 5 गांव के चौकीदार से मिलकर के बात करेगा, रोटी देगा और उससे कहेगा कि ये रोटी है, 31 मई को जितने भी गांव आए बढ़िया बढ़िया छोरा है ना, उनको लेके बढ़िया बढ़िया औजार हथियार लेके निकट के शहर में पहुंचना है और अंग्रेजों को ठोकना है 31 तारीख को। तो तैयार डोले हमारे देश से। अब भाई साहब 5 गांव में एक दिन में एक आदमी 5 गांव में जा रहा है, फिर वो 5 गांव से 5 अगले दिन निकलेंगे, 25 में जाएंगे। पर ऐसे जल्दी प्रचार होगा? तो ऐसे प्रचार कर रहे रोटी से। अंग्रेज देखते थे कि यार ये कर क्या रहे हैं, कमल का फूल और रोटी, ये क्या चक्कर है। अब ऐसे एक दिन बुला लिया, ओए कम यार, बोल क्या करते तुम, ये रोटी दे रहे हैं और कमल का फूल दे रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये चरी वाले कारतूस वारतूस आए ना, इस चक्कर में सैनिक वैनिक थोड़े से परेशान हैं, तो हम ये कहते हैं कि कमल का फूल हमारी शांति का प्रतीक है, शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और रोटी खाओ। क्या काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम बढ़िया ही कर रहे हैं, आगे देखना तुम, ठीक है। तो प्रचार प्रसार किया गया किससे? कमल के फूल और रोटी से। कमल के फूल से प्रचार सैनिक छावनी में और रोटी से प्रचार गांव में। ऐसे प्रचार प्रसार होता है और फिर विद्रोह होता है पहला, और वो विद्रोह किया पहला मंगल पांडे ने। और क्रांति की शुरुआत हुई भारत में कहां से? तो भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से, और राजस्थान में हुई थी नसीराबाद छावनी से। तो ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखो पहले इधर सुनो, अंग्रेज हैं और अंग्रेजों का शासन है भारत में, अंग्रेजी शासन है भारत में। और भारत जो है ये भारत, इसको कहते हैं ब्रिटिश भारत। क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत था ये। और ब्रिटिश जो भारत था इस पर अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजों का अधिकार है। भारत ब्रिटेन का क्या है? उपनिवेश है। नीतियां किसकी चल रही हैं? ब्रिटेन की नीतियां चल रही हैं, अंग्रेजों की नीतियां चल रही थी। तो यहां पर हम बात करें आगे, तो देखो ब्रिटिश भारत, और ब्रिटिश जो भारत है अंग्रेजी शासन है इसमें। और यहां पर अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनमें पहली जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की, जो जिम्मेदार है क्रांति के लिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो लॉर्ड डलहौजी भारत का क्या था? गवर्नर जनरल। भारत का क्या है? जी है। इसका कार्यकाल है भारत में 1798 से लेकर के 1805 तक, 1805 तक। ये एक नीति लेकर के आया था जिसका नाम था सहायक संधि। क्या नाम है? सहायक संधि। तो भारत में सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि की जो नीति है वो सहायक संधि की नीति, और सहायक संधि की जो नीति है वो सहायक संधि की नीति लागू की जाती है। और सहायक संधि की नीति लागू की जाती है भारत में 1798 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी को सहायक संधि का क्या कहते हैं? जनक। सॉरी, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, डलहौजी नाम लिख गया था, वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली है उसको सहायक संधि का क्या कहते हैं? जनक। क्या कहते हैं? जनक। तो इसको सहायक संधि का जनक कहते हैं। सहायक संधि की इसने नीति लागू की। और भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में की गई थी। किस रियासत द्वारा? हैदराबाद। किसके द्वारा? हैदराबाद द्वारा। हैदराबाद। और हैदराबाद का कौन था? निजाम। तो हैदराबाद का जो निजाम अली है उस निजाम अली ने संधि की। ये आपको ना तो पेपर में आएगा, ना केवल आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज को, ना हम लिखेंगे इन चीजों को। हम तो केवल क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की क्रांति। लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि भारत में क्रांति कहां से हुई। ठीक, देखो निजाम अली, इसके साथ में संधि की इसने। तो सहायक संधि की जो नीति है वो सहायक संधि की नीति लेकर के आया कौन? लॉर्ड वेलेजली। ये भारत का क्या है? गवर्नर जनरल। लागू कब की? 1798 ईस्वी में। ठीक, अब यहां इसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल आया, और वो दूसरा गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अब ये लॉर्ड डलहौजी जो है
ये लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी कब आया? तो लॉर्ड डलहौजी आया 1848 में, और 1848 से रहा 56 तक। ये भारत का गवर्नर जनरल, और इसने सहायक संधि की जगह अब ये दूसरी नीति लेकर के आया है, और वो नीति कौन सी है? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प जो नीति है इसको ही कहते हैं हम गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति। तो ये गोद निषेध नीति है, ये लेकर के आया है गोद निषेध नीति। अब इन्होंने ये जो दोनों नीति लाए, ये 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण है। 1857 की क्रांति का जो राजनीतिक कारण है उनमें एक तो डलहौजी की कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति, और एक वेले जली की कौन सी? सहायक संधि की नीति। तो यहां पर ये दोनों जो नीतियां हैं ये दोनों राजनीतिक कारण मानी जाती है किसका? 1857 की क्रांति का। अब यहां जब ये नीतियां लागू की गई तो इसका जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ तो यहां इसके जाने के बाद में जो नया गवर्नर जनरल आया वो आया लॉर्ड कैनिंग। कौन आया? लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है, इस लॉर्ड कैनिंग ये 1856 ईस्वी में आता है। और लॉर्ड कैनिंग इसने क्या किया? एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन वेस। इस ब्राउन वेस बंदूक को कर दिया इसने बंद, और इसके स्थान पर एक राइफल लेके आया, उसका नाम था एनफील्ड। कौन सी? एनफील्ड। तो एनफील्ड जो राइफल है, अब इस एनफील्ड राइफल में कारतूस चलते हैं कौन से? चर्बी वाले। कौन से? चर्बी वाले। तो चर्बी वाले कारतूस हैं, और ये चर्बी वाले जो कारतूस हैं इनमें चर्बी है किसकी? तो चर्बी है इनमें गाय और सूअर की। गाय और सूअर की। अब इसका भारतीय सैनिक क्या करते हैं? विरोध, कि हम एनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे क्योंकि भारत में ज्यादातर सैनिक हिंदू और मुस्लिम हैं। तो उन्होंने विरोध किया, और इसके कारण 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण माना जाता है, वो तात्कालिक कारण कौन सा माना जाता है? तो तात्कालिक कारण है ये चर्बी वाला कारतूस। तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। 1857 की क्रांति, इसके योजनाकार कौन है? तो इसके जो योजनाकार हैं क्रांति के, उनमें 3 व्यक्ति। एक तो नाना साहब, एक इनके सहयोगी हैं जिनका नाम है अजीमुल्ला शाह। तो अजीमुल्ला शाह, और एक है रंगोजी बापू जिसकी रियासत हड़पी गई थी सबसे पहले सतारा। तो रंगोजी बापू वहां के। इन्होंने योजना बनाई और फिर इन्होंने क्रांति की तिथि निर्धारित की देश में एक साथ करने की, और वो तिथि थी 31 मई 1857 ईस्वी। 31 मई 1857। और फिर क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया। और प्रचार प्रसार किया गया 2 चीजों से। एक तो कमल का फूल और एक रोटी। कमल का फूल और रोटी। कमल के फूल से प्रचार कहां किया? सैनिक छावनियों में। सैनिक छावनी जो थी उनमें कमल के फूल से, और रोटी से प्रचार कहां किया गया? गांव में। तो रोटी से प्रचार गांव में, और कमल के फूल से सैनिक छावनियों। बाद में ये दोनों क्रांति के क्या माने गए हैं? प्रतीक चिन्ह। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह ये हैं। तो ये तो बात यहां तक की थी। अब भारत में क्रांति का जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? तो क्रांति का प्रथम विद्रोह भारत में, प्रथम विद्रोह, और प्रथम जो विद्रोह हुआ चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ, वो हुआ 29 मार्च 1857 ईस्वी। 29 मार्च 1857 ईस्वी। और ये विद्रोह किसने किया? तो प्रथम विद्रोही थे भारत के क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले, और वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे थे प्रथम विद्रोही थे। मंगल पांडे, इनका जन्म हुआ था, एक स्थान है यूपी में जिसका नाम है वलिया। कहां के रहने वाले थे? वलिया यूपी के रहने वाले थे। ये जाति से ब्राह्मण और धर्म से हिंदू हैं। ये नौकरी करते हैं, और इनकी नौकरी है एक सिपाही की।
और तैनात हैं कहां पर, तो तैनात हैं बैरकपुर सैनिक छावनी में, बैरकपुर सैनिक छावनी में। और बैरकपुर सैनिक जो छावनी है वो बैरकपुर सैनिक छावनी है कहां पे, कलकत्ता। कहां पे, कलकत्ता में। तो यहां पर तैनात हैं और यहां पर एक सैनिक टुकड़ी है जिसमें एक सिपाही है ये, और इनकी जो सैनिक टुकड़ी है उस सैनिक टुकड़ी का नाम है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब नेटिव इन्फेंट्री का मतलब है पैदल सैनिक टुकड़ी। जो पैदल सैनिक टुकड़ी होती थी उसको क्या कहते थे, नेटिव इन्फेंट्री। क्या कहते थे, नेटिव इन्फेंट्री। तो नेटिव इन्फेंट्री एक पैदल सिपाही थे ये, और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में क्या करते थे, नौकरी। अब हुआ क्या था, इस छावनी में अंग्रेज अधिकारी थे दो, छावनी के अंग्रेज अधिकारी थे। और अंग्रेज जो अधिकारी थे वो अंग्रेज अधिकारी, उनमें एक का नाम था ह्यूसन और एक का नाम था बाग, ह्यूसन और बाग। चरी वाले कारतूस जो थे उन चरी वाले कारतूसों का विरोध किया जा रहा था। एक दिन क्या किया कि यहां पर परेड ग्राउंड में सैनिकों को इकट्ठा किया, और सैनिकों को इकट्ठा करके इन अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि आप कारतूस चलाओ। तो कुछ ने चलाए, कुछ ने नहीं चलाए। मंगल पांडे ये थोड़े ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनसे कहा अधिकारियों ने कि पांडे जी एनफील्ड राइफल चलाओ। सॉरी सर, नहीं चलाऊंगा। क्यों, कि सर इसमें चरी वाले कारतूस हैं, उनको चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता है, जिससे मेरे धर्म और जाति दोनों अपवित्र होते हैं। मैं धर्म से हिंदू हूं और जाति से ब्राह्मण हूं, मैं नहीं चलाऊंगा। मना कर दिया। अब जैसे ही अपने रूम में गए तो वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनके रूम में शराब छिड़क दी और मांस के टुकड़े डाल दिए। मूड खराब हो गया इनका। अगले दिन 29 तारीख को फिर आए परेड ग्राउंड में। सबसे पहले अंग्रेजों ने इनको ही बुलाया, पांडे जी आगे आओ। बुला लिया, पांडे जी राइफल चलाओ। सॉरी सर, नहीं चलाऊंगा। बैरकपुर छावनी कर लिया सर्च। अब मोबाइल मत चलाना क्लास में, अब मोबाइल मत चलाना क्लास में। क्या नहीं, क्लास में मोबाइल यूज नहीं करना है, ठीक है। और बीच में आपको पूछना है तो आप पर्ची में लिख के आप पूछना, क्योंकि सब पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है एक चीज़ से, ठीक है। तो बैरकपुर छावनी कहाँ पे है, कलकत्ता। क्योंकि आप मेरी पे ध्यान देते बातों पे, जब तो आपकी समझ में पूरी बात आती। आप क्या मोबाइल में सर्च कर रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। और जब ऐसे विद्यार्थी के मन में आने लग जाता है ना, तो फिर वो विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी के मन में शंका ही रह जाती है, और फिर वो शंका समाधान होता नहीं है। फिर आप कोई भी टीचर यहाँ पढ़ाए तो टीचर जब पढ़ा रहा है तो उस पर फोकस रखो। आप क्या करते हैं कि अब मोबाइल का जमाना है, मोबाइल सर्च करते हैं सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। उसको सर्च नहीं करना है, ठीक है। आप घर जाके पढ़ो, अच्छे से देखो चीज़ों को कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, वो घर जाके बात करो, ठीक है। क्लास में तो क्या है, पढ़ो समझो चीज़ों को, या मास्टर कोई समझा रहा है उसको, है। देखो अब यहाँ बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी में जो सिपाही है मंगल पांडे, उसको अंग्रेजों ने अपने पास बुलाया। कारतूस चलाने के लिए दबाव डाला, मंगल पांडे ने मना कर दिया। फिर दबाव डाला कि पांडे चलानी पड़ेगी, कि नहीं चलाऊंगा। कि नहीं पांडे जी एक बार चलाओ ना यार, कि ना सॉरी नहीं चलाऊंगा। कि नहीं पांडे जी एक बार चलाओ, कि सॉरी सर नहीं चलाऊंगा। दबाव डालते गए उस पर। पांडे जी को गुस्सा आ गया। पांडे जी ने राइफल ली, कारतूस डाले और दोनों को ठोक दिया। ह्यूसन और बाग को बाग बाग कर दिया, इनको दोनों की हत्या कर दी। तो दोनों की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में। जो अंग्रेज अधिकारी थे इन दोनों की क्या कर दी, हत्या। अब इन दोनों की इन्होंने हत्या कर दी, और इनकी जब हत्या कर दी तो इसके बाद पांडे जी जो है उनको कर लिया गिरफ्तार, और मंगल पांडे जो हैं उनको अंग्रेजों ने फिर क्या किया, फांसी दे दी। और इनको फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दी जाती है। और ये 1857 की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले देश के प्रथम शहीद थे, प्रथम शहीद। तो 1857 की क्रांति में देश का पहला सपूत
जो फांसी के फंदे पर लटका है और जिसको फांसी की सजा मिली है, और जो पहला शहीद हुआ है वो कौन है? मंगल पांडे है। मंगल पांडे है। एक अंग्रेज है जिसका नाम है जॉन विलियम। जॉन विलियम, जॉन विलियम नामक अंग्रेज है। उसने एक बात लिखी है इनके बारे में, और पांडे जी को कहा है आतताई। क्या कहा है? आतताई। इसका मतलब क्या है कि क्रांति की तिथि थी 31 मई, उससे लगभग 2 महीने पहले ये विद्रोह हो गया। 2 महीने पहले ही विद्रोह हो गया। अभी तक सही ढंग से योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। क्रांति की योजना सफल हो जाती अगर प्रचार प्रसार पूरा होता। अभी तक केवल लगभग उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर ही प्रचार हुआ था। उससे पहले इन्होंने विद्रोह भड़का दिया, तो अंग्रेज अलर्ट हो गए और उसके बाद क्रांति जो है उसको सफल नहीं होने दिया था। इसलिए उसने कहा है आतताई। आतताई का मतलब होता है उतावला। क्या कहा है? आतताई, उतावला। किसने? जॉन विलियम ने। किसको? मंगल पांडे को। लेकिन उस पर प्रेशर था और वो प्रेशर को नहीं झेल पाया, और उसने क्या है, गुस्से में आकर के वो राइफल चला दी, उन दोनों की हत्या कर दी थी। तो 1857 की क्रांति का जो पहला विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर छावनी में हुआ था, और वो किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे जो हैं उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग की गोली मार करके हत्या कर दी थी, और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर उनको 8 अप्रैल 1857 को क्या किया? फांसी दे दी थी। तो 1857 की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति भारत के कौन हैं? मंगल पांडे। मंगल पांडे। और मंगल पांडे 1857 की क्रांति में फांसी की सजा मिली है, और ये देश के प्रथम क्या हैं? शहीद हैं। ठीक। तो देखो, भारत में क्रांति के जो योजनाकार हैं वो योजनाकार कौन है? नाना साहब अजीमुल्ला शाह रंगोजी बापू। क्रांति की तिथि क्या है? 31 मई 1857। क्रांति का प्रचार प्रसार किससे किया गया? कमल का फूल और रोटी। कमल के फूल से प्रचार कहां हुआ और रोटी से प्रचार कहां हुआ? गांव में। बाद में ये दोनों क्या है? प्रतीक चिन्ह माने गए हैं, और प्रतीक चिन्ह माने गए हैं 1857 की क्रांति के। ठीक। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चरी वाले कारतूस। चरी वाले कारतूस किस राइफल में चलते थे? उससे पहले कौन सी राइफल थी? ब्राउन। ब्राउन बेस राइफल को बंद किसने किया? और लॉर्ड कैनिंग ने कौन सी राइफल दी सैनिकों को? एनफील्ड। तो एनफील्ड राइफल आई है और ये सैनिकों को इन्होंने दी है। भारत में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है। तो यहां से हमको ये बात पढ़नी कि 1857 की जो क्रांति है उसका तात्कालिक कारण क्या था? चरी वाला कारतूस था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और क्रांति का तात्कालिक कारण किसके कारण? एनफील्ड राइफल के कारण। राइफल के कारण। और ये राइफल लेकर के आया है कौन? लॉर्ड कैनिंग। फिर इसके खिलाफ यहां सैनिक विरोध में आते हैं, और क्रांति की योजना बनाई किसने? नाना साहब अजीमुल्ला शाह रंगोजी बापू ने। और पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करने की तिथि क्या निर्धारित की थी? 31 मई 1857। 31 मई 1857 ईस्वी। और क्रांति का प्रचार प्रसार किससे किया? कमल के फूल और रोटी से। कमल के फूल से प्रचार कहां किया गया? सैनिक छावनी में। और रोटी से प्रचार कहां पे? गांव में। और 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल और रोटी है। कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति का जो पहला विद्रोह है वो प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को। प्रथम विद्रोही कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहां के रहने वाले हैं? नौकरी किसकी करते हैं? किस छावनी में तैनात हैं? सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। हत्या किसकी की थी? ह्यूसन और बाग की। फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। तो देश का प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे। और जॉन विलियम ने मंगल पांडे को क्या कहा है? आतताई कहा है। यहां तक की बात क्लियर सबके? देखो, याद यही हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछो खूब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। समझ में नहीं आए तो ठीक। चलें आगे। तो इसको एक बार नोट करेंगे। आप हेडिंग डालो।
ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए चीज बताई थी कि ऐसा हुआ था, ये राजनीतिक कारण, क्योंकि आपके भारत का विद्रोह नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, राजस्थान का पढ़ना है। तो ये जब इंडिया की क्रांति पढ़ते हैं तब वहां राजनीतिक कारण आते हैं, सामाजिक धार्मिक कारण आते हैं। नहीं लिखो, हेडिंग डालो आप 1857 के, वो हेडिंग डाली ना पहले आपने, हैं? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। लिख लिया? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम ब्रैकेट में 1857 ईस्वी। लिखना एक लाइन आगे, भारत 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 में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन था, जिसे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ब्रिटिश भारत कहा जाता था। आगे लिखना, 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग बने। आगे लिखना, कैनिंग ने, कैनिंग ने दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर, ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर सैनिकों को, सैनिकों को, सैनिकों को, सैनिकों को एनफील्ड नामक, एनफील्ड नामक राइफल दी, एनफील्ड नामक राइफल दी, एनफील्ड नामक राइफल दी, जिनमें, जिनमें गाय व सुअर, गाय व सुअर, गाय व सुअर की चर्बी वाले, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस चलते थे। गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस चलते थे। आगे लिखें, चर्बी वाला कारतूस, अगला लिखो, चर्बी वाला कारतूस क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी वाला कारतूस क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है, क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है।
आगे लिखो क्रांति के योजनाकार और डैश करके तीनों के नाम लिखने। क्रांति के योजनाकार, क्रांति के योजनाकार, योजनाकार नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब, अजीमुल्ला शाह, अजीमुल्ला शाह, अजीमुल्ला शाह, रंगोजी, रंगोजी बापू, रंगोजी बापू। फिर लिखना भारत में क्रांति की तिथि, 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 भारत में क्रांति की तिथि डैश कर लिख देना 31 मई 1857 ईस्वी, 31 मई 1857 ईस्वी। फिर लिखना क्रांति का प्रचार प्रसार, क्रांति का प्रचार प्रसार, क्रांति का प्रचार प्रसार डैश कर लिख देना कमल का फूल, कमल का फूल सामने लिख देना उसके सैनिक छावनियों में, कमल का फूल सैनिक छावनी, रोटी से गांव में। क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी, क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी, क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। लिखना भारत में प्रथम विद्रोह, भारत में प्रथम विद्रोह, एडिनाल भारत में प्रथम विद्रोह, भारत में प्रथम विद्रोह। सामने डेट लिखना 29 मार्च 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी। ठीक है, लिख लेंगे जैसे लिख रहा है, क्या लिखा हूं, लिख लेंगे ना ऐसे, लिख लो। विद्रोही मंगल पांडे, विद्रोही मंगल पांडे, जन्म बलिया यूपी, जन्म बलिया यूपी में, नौकरी सिपाही की, नौकरी सिपाही की, तैनात, तैनात बैरकपुर सैनिक छावनी कलकत्ता, बैरकपुर सैनिक छावनी कलकत्ता, बैरकपुर सैनिक छावनी कलकत्ता, 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 बैरकपुर सैनिक छावनी कलकत्ता। सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे लिखना, हत्या अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन व बाग की। हत्या किसकी की है? हत्या अंग्रेज अधिकारी, हत्या कर दी इन दोनों की, अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन व बाग की, ह्यूसन व बाग की, ह्यूसन व बाग की। कब की है? 29 मार्च 1857 ईस्वी। 29 मार्च 1857 ईस्वी। 29 मार्च 1857 ईस्वी। फिर लिखना, फांसी, फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। 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 लिख दिया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। फिर लिखना, मंगल पांडे, मंगल पांडे क्रांति में, क्रांति में, क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले, फांसी की सजा पाने वाले देश के, देश के, देश के प्रथम, प्रथम, देश के प्रथम शहीद थे, प्रथम शहीद थे, देश के प्रथम शहीद थे। कौन? मंगल पांडे। तो देश के प्रथम शहीद थे मंगल पांडे, क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले। ठीक है, आगे लिखना, जॉन विलियम ने, जॉन विलियम ने, जॉन विलियम ने, जॉन विलियम ने, जॉन विलियम ने मंगल पांडे को, मंगल पांडे को, मंगल पांडे को आतताई, क्या कहा है? आतताई कहा है। आतताई का मतलब उतावला, आतताई कहा है, आतताई कहा है। ठीक है, ये तो प्रथम विद्रोह था क्रांति का, जो किसने किया? मंगल पांडे। भारत में क्रांति की जो शुरुआत है, भारत में क्रांति की शुरुआत, भारत में क्रांति की शुरुआत, तो भारत में क्रांति की जो शुरुआत है, वो भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? तो सुनना, भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, और वो शुरुआत हुई मेरठ छावनी से। कहां से? मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत मानते हैं, और मेरठ जो छावनी है, यहां से शुरुआत हुई है 10 मई 1857 ईस्वी। 10 मई 1857 ईस्वी है, और 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत होती है। कहां से? मेरठ छावनी से। अब मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ सैनिक छावनी है, और मेरठ सैनिक छावनी कहां पे है? यूपी में है। यहां पर सैनिक टुकड़ी थी 2। सैनिक टुकड़ी कितनी है? 2। तो यहां पर सैनिक टुकड़ी है, और यहां सैनिक टुकड़ी थी, उनमें एक तो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी 20वीं बंगाल
नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। हुआ क्या था कि 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने चरी वाले कारतूस चलाने से इनकार किया था। तो इसमें से लगभग 90 सैनिकों को जिन्होंने इनकार किया, उनको अंग्रेजों ने छावनी में कैद में डाल दिया। तो उनको जब कैद में डाला तो उनके साथियों ने 10 मई को विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके यहां इन्होंने छावनी को भंग कर दिया, और छावनी को भंग करके और यहां से ये विद्रोह करके 10 मई को निकल जाते हैं, और ये पहुंच जाते हैं कहां? दिल्ली। कहां पहुंच गए? दिल्ली। दिल्ली पहुंचे। इस समय दिल्ली में भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, उनका शासन था, और वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जफर। जफर नाम से शायरियां लिखते थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल है भारत में 1837 से लेकर के 1857 तक। भारत के अंतिम मुगल बादशाह हैं। अब ये यहां दिल्ली पहुंचे। 11 मई की रात्रि को ये दिल्ली में पहुंच गए। 11 मई की रात्रि को दिल्ली में पहुंच जाते हैं। अब ये सुबह होने का इंतजार करते हैं, और सुबह लगभग 11 मई को रात्रि में पहुंच गए दिल्ली। सुबह कितनी तारीख हो गई? 12 मई। और 12 मई को सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच का समय था, और ये बहादुर शाह जो जफर थे उनके महल के सामने जाकर के पहुंच गए, और वहां जाकर के नारेबाजी करने लग गए कि बहादुर शाह जफर जिंदाबाद, हमारा नेता कौन होगा? बहादुर शाह जफर होगा। बहादुर शाह जफर इस समय 82 वर्ष के, कितने वर्ष के? 82 वर्ष के बुढ़े मात्र। तो अब वो उस समय 4 से 5 बजे के बीच का समय था, और सैनिक बाहर जय जयकार कर रहे हैं। इस समय ये व्यस्त थे किसमें? शहरी में। शहरी जानते हैं? शहरी जानते हैं? शाबाश। शहरी का मतलब है, इस्लाम धर्म में एक महीना होता है रमजान का महीना, जो सबसे पवित्र महीना होता है, जिसमें रोजे रखते हैं। उसमें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ही भोजन किया जाता है। उस भोजन को क्या कहते हैं? सहरी। तो इसका मतलब 1857 की क्रांति के समय रमजान महीना चल रहा था। 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी, इनडायरेक्ट रूप में आपसे पूछ सकता है कि उस समय कौन सा रमजान का कौन सा महीना था? तो रमजान, वो हिजरी संवत का कौन सा महीना था? रमजान माह था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी में तो मई का महीना है, अंग्रेजी कैलेंडर में तो कौन सा है? मई का। और हिजरी संवत में कौन सा है? रमजान का महीना, क्योंकि रमजान के महीने में क्या रखते हैं? रोजे रखते हैं। तो उस समय शहरी में व्यस्त थे। अब ये शहरी में व्यस्त थे। शहरी जो शहर शब्द है इससे बना है, शहर शब्द है ना, इससे बना है। शहर का मतलब क्या होता है? हिंदी वाले कितने? शहर का मतलब क्या होता है? वो तो सैर सपाटा होता है। शहर का मतलब नहीं जानते? तो आप ये बताओ, एक गाने सुनते हैं कानों में लगा लगा करके, धुआंधार, समझ में आते हैं क्या आपके? उनमें तो ये वर्ड सब उर्दू फारसी होते हैं या फिर पंजाबी होते हैं। पंजाबी गाने सुनते हैं तो वो समझ में कहाँ से आ जाते होंगे? ऐसी धुन पे ही मस्त आ जाते हैं। इस शहर शब्द का मतलब, एक तो ये शब्द युग में हिंदी में दोनों, इसलिए पूछ रहा हूं, वैसे नहीं पूछ रहा आपसे। इसका मतलब तो आप सब जानते ही हैं, सिटी अंग्रेजी, नगर क्या होता है? नगर। और इसका मतलब होता है रात। गाना आता है ना, मैं तुझे प्यार करूं शामो शहर, ये थोड़ी शाम को जाकर शहर में, ये शब्द है उसमें, शाम और रात, ठीक है, ये शहर है उसमें। ये शहर शब्द बना है। शहर का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा मतलब रात, ठीक है। इसका मतलब एक पर्यायवाची है इसका जंगल, क्या है? जंगल। और इसी शब्द से बना है राजस्थान जब पढ़ते हैं शहरिया जनजाति। शहरी जनजाति का मूल शब्द क्या है? शहर। शहर का मतलब है कानन, वन, जंगल,
ठीक है। जंगल में विचरण करने वाली जाति क्या कहलाई? सहरिया। देखो किस में व्यस्त है? शहरी में। अब ये भाई साहब उस समय शहरी में व्यस्त थे, इन्होंने सोचा कि यार आज ऐसा क्या हुआ है जो सुबह सुबह लोग इतने चिल्ला रहे हैं बाहर। अभी 82 वर्ष के बुढ़े बाहर निकल के आए। अब इनके साथ में इनके सहयोगी थे कौन? बख्त खां। कौन? बख्त खां। दोनों बाहर निकल के आए। सहयोगी कौन है? बख्त खां। ठीक है। अब बख्त खां जो है इनके सहयोगी हैं, और बख्त खां और ये दोनों निकल करके बाहर आए। अब यहां लोग खड़े हैं भाई साहब, इतनी सेना, ये डर गए कि कौन है छोरा, क्यों चिल्ला रहे हैं? कि साहब हम मेरठ से विद्रोह करके आए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करो, क्योंकि आप भारत के बादशाह हैं, और अगर आप हमारा नेतृत्व करेंगे तो अंग्रेजों को लगेगा कि भारत का बादशाह जब नेतृत्व कर रहा है तो पूरा भारत हमारे खिलाफ है, क्योंकि भारत के बादशाह हैं आप। और भारत का बादशाह जब हमारा नेतृत्व करेगा विद्रोह का, तो अंग्रेजों को क्या लग जाएगा कि पूरा भारत खिलाफ है, पूरा भारत विद्रोह कर रहा है। नहीं, क्रांति होगी, अपने आप ही आएगी। ठीक है। अब उन्होंने भाई साहब, मैं ऐसे पढ़ा हूं कि ऐसे ना जो दय ऐसे चला है क्रांति में। ठीक देख इधर, अभी तुम्हारे कान फटेंगे थोड़ी देर जब आगे चलेंगे। ठीक है। ये कितनी आवाज कम कर ले, मेरी आवाज ऐसी है अपने आप ही। ठीक है। देखो इधर, अब यहां ये बाहर निकल के आए तो उन्होंने सैनिकों ने कहा कि आप हमारा क्या करो? नेतृत्व। कि ना 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 भैया ना, मैं 82 साल का बुड्ढो, मैं कैसे लड़ूं? मैं नहीं लड़ूंगा, जाओ घर अपने। आ गए यहां कि नहीं महाराज, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, आप भारत के बादशाह हैं, हम आशा लेकर के आपके पास आए हैं और आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, हम अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं। कि ना 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 भैया ना, मैं नहीं लड़ूंगा, जाओ। कि महाराज आपको नहीं लड़ना, लड़ेंगे तो हम। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लड़ता है क्या? तो लड़ेंगे तो सैनिक ही। ठीक है। लड़ेंगे तो हम। केवल आप तो इतनी घोषणा कर दो कि जो भारत में क्रांति हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ, उसका नेतृत्व तो मैं कर रहा हूं, जिससे अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि पूरा भारत हमारे खिलाफ है। ना 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 भैया मैं नहीं करूंगा, जाओ। अब भाई साहब सैनिक जोश में थे, और इधर से बख्त खां को भी जोश आ गया कि महाराज स्वीकार कर लो, सैनिक हैं, कोई साइड डिस्काउंट कर जाएगा, देख लो। ये चुप, कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि तेरे में क्या हो गया? कोई मुंह में जोश आ गया, इसमें भी जोश आ गया भाई साहब। कि आप टेंशन मत लो, स्वीकार करो इनका नेतृत्व, सारे काम मैं संभालूंगा, आपके सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। आप तो ऐलान कर दो कि ये विद्रोह जो है मेरे नेतृत्व में हो रहा है। सही बता कि हाँ, ठीक है। तो फिर छोराओ सुनो, तुम्हारे मन में आप जैसे लड़ो, खुली छूट दे दी, खुली छूट दे दी। तो नेतृत्व स्वीकार कर लिया 12 मई को। किसने? बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई कब? 12 मई को। कहां से? दिल्ली से। जबकि भारत में विद्रोह शुरू हुआ कहां से? मेरठ छावनी से। कब? 10 मई को। और दिल्ली में विद्रोह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 12 मई को शुरू हुआ। यहां क्रांति चलती है और ये नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। आगे फिर दिल्ली में सितंबर में बात थी, 20 सितंबर के लगभग की, और 20 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर को यहां से अंग्रेजों ने कर लिया गिरफ्तार। इनके परिवार जो था उसको पूरे को हुमायूं के मकबरे में मार दिया, और इनकी बेगम थी, और ये दोनों पकड़ लिए। और इनकी बेगम है जिनका नाम है जीनत महल। क्या नाम है? जीनत महल। इन दोनों को यहां से निर्वासित कर दिया और इन दोनों को भेज दिया रंगून। मेरे पिया गए रंगून, यहां गए अभी। ठीक है। रंगून भेज दिया। रंगून कहां है? म्यांमार में, बर्मा। ठीक है। पहले बर्मा था, म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है? ना पता ना, वही है, नहीं पता, नेपीता। वैसे सही ऐसे लिखते हैं इसको, नेई पेई या नेई पेई त्याओ, ये राजधानी है। इसको शॉर्ट में कहते हैं नेपीता। ठीक है। ये राजधानी है किसकी? म्यांमार की। इनको रंगून भेज दिया, और बाद में रंगून में ही इनका देहांत हुआ बहादुर शाह जफर का 7 नवंबर 1862 ईस्वी को।
7 नवंबर 1862 को यहीं पर इनका इंतकाल हो गया, देहांत, और यहीं पर इनका क्या है, रंगून में मकबरा है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जी, जिनका मकबरा कहाँ है? रंगून। और भारत के पहले बादशाह बाबर, जिनका मकबरा काबुल में। कहाँ पे? तो एक का उधर है उस कोने में, एक का इस कोने में, पहले वाले का उधर। भाई बाबर का देहांत तो कहाँ हुआ था? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। आगरा में आराम सा बाग में दफना दिया था पहले। आराम सा बाग है आगरा में, खुद नहीं बनवाया था बाबर ने, उसमें दफना दिया था। लेकिन जिस व्यक्ति से कहा था उन्होंने कि भाई मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाना, वो आदमी उस समय था नहीं वहां, सब्जी वब्जी लेने निकल गया होगा कहीं। बाद में वो आया, उसने कहा बाबर कहाँ है? हीरो सही बता, हाँ यहीं दफना है। निकाल निकाल, क्यों? कि मेरे से कह के गया था कि मुझे काबुल में दफनाना, निकाल ले। तो वहां से निकाला और फिर वहां ले जाके दफनाया। तो बाबर कितनी बार मरा? एक बार। दफनाया कितनी बार? पहले आराम कराया आराम सा बाग आगरा में, परमानेंट आराम कर रहे हैं काबुल में, ठीक है। तो बाबर को ऐसे ही 2 बार दफनाया है। पहली बार आराम सा बाग में करा दिया था, ठीक है। अब इनको कहां दफनाया है? तो इनका मकबरा है कहां पे? तब एक शायर ने ऐसा लिख दिया, क्योंकि ये शायर थे, तो एक शायर इनके भी लिख गए कोई कि हे जफर तू कितना बदनसीब था, तुझे मरने के लिए अपने देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। जफर तू कितना बदनसीब था कि तुझे मरने के लिए अपने देश में यानी भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो किसके लिए कहा है? जफर के लिए। तो ये जफर नाम से शायरियां लिखते थे। तो भारत में क्रांति की जो शुरुआत है वो कहां से मानते हैं? मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को। और सैनिक टुकड़ी थी यहां पर 2, जिसमें विद्रोह किया था किसने? 20वीं वालों ने। 15वीं वाले बिल्कुल सीधे आदमी थे बेचारे, विद्रोह नहीं किया। ये आके करेंगे हमारे यहां उदम राजस्थान में। तो राजस्थान में पहला विद्रोह यही करेंगे 15वीं वाले, इनको लेके आएंगे। इसलिए पढ़ानी पड़ रही है बातें कि इनको लाएंगे कहां से, ठीक। अब सुनना, यहां पर दिल्ली में विद्रोह कब हुआ? 12 मई को। किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के। विद्रोह किसने शुरू किया? 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, जो कहां से आए? मेरठ से। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से नेतृत्व स्वीकार किया? वक्त खां के सहयोग से। वक्त खां सही वक्त पे काम आ गया था, ठीक। तो वक्त खां। और फिर इनको यहां से गिरफ्तार कब किया गया? 20 सितंबर 1857 को। और कहां भेज दिया? रंगून। किसके साथ में? बेगम जीनत महल के साथ में। और यहीं पर बाद में इनका क्या हुआ है? देहांत। तो इनका मकबरा कहां बना हुआ है? रंगून। तो बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम क्या है? मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। और यहीं पर इनका क्या हुआ है? देहांत हुआ है, ठीक। तो इसको लिखेंगे। लिखेंगे एडिनाली, भारत में क्रांति की शुरुआत। एडिनालो, भारत में क्रांति की शुरुआत। भारत में क्रांति की शुरुआत लिखो। स्थान मेरठ छावनी, मेरठ छावनी, मेरठ छावनी यूपी, मेरठ छावनी यूपी। तिथि 10 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी। अब इन डेटों को याद रखना, इसलिए फिर चक्कर पड़ जाए कहीं कि भारत में क्रांति करने की एक साथ तिथि जो घोषित थी वो तो 31 मई है। भारत में क्रांति का प्रथम विद्रोह 29 मार्च है और भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई है। तीनों बात अलग अलग हैं, ये समझ गए ना? तीनों बात अलग अलग हैं। भारत में क्रांति करने की तिथि निर्धारित पूरे देश में एक साथ क्या की गई थी? 31 मई 1857, ठीक है। नाना साहब और जिन्होंने योजना बनाई थी, ठीक है। और भारत में क्रांति का पहला विद्रोह मंगल पांडे ने भड़काया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में। और भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से मानते हैं? मेरठ छावनी से। कब? 10 मई को, 10 मई को। ये तीनों बात अलग अलग हैं, ठीक है।
लिखो क्रांति की, लिख लिया। मेरठ में विद्रोह की तिथि, आगे मेरठ में लिखो, मेरठ में, मेरठ में निम्न 2 सैनिक टुकड़ी थी, मेरठ में निम्न 2 सैनिक टुकड़ी थी, निम्न 2 सैनिक टुकड़ी थी, डैश करके दोनों के नाम लिख दो, 15वीं बीएनआई और 20वीं बीएनआई, 15वीं बीएनआई, 20वीं बीएनआई। बीएनआई का मतलब समझ गए ना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक टुकड़ी, पैदल सैनिक टुकड़ी। लिखो अगला लिखना, 10 मई, 10 मई को, 10 मई को 20वीं बीएनआई, 20वीं बीएनआई, 20वीं बीएनआई के, 20वीं बीएनआई के सैनिकों, सैनिकों ने, 20वीं बीएनआई के सैनिकों ने, 20वीं बीएनआई के सैनिकों ने मेरठ छावनी, मेरठ छावनी में विद्रोह कर, विद्रोह कर, मेरठ छावनी में विद्रोह कर, मेरठ छावनी में विद्रोह कर इसे भंग कर दिया, भंग कर दिया, भंग कर दिया, भंग कर दिया, और भंग कर दिया, और यहां से 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 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 11 मई को दिल्ली पहुंचे। आगे लिखना, इन्होंने, इन्होंने बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुना, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुना, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुना। आगे लिखना, 12 मई, 12 मई को, 12 मई को दिल्ली में जफर के नेतृत्व में, जफर के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई, क्रांति शुरू हुई। जफर के सहयोगी वक्त कहां थे, जफर के सहयोगी वक्त कहां थे, जफर के सहयोगी कहां से रह गए आप, पड़ोसी की देखो क्या रह गया आपका, मुझे क्या पता कहां से रह गए आप पीछे। आगे लिखो, जफर के सहयोगी वक्त खां, वक्त खां थे, वक्त खां थे, वक्त खां थे। आगे लिखना, वक्त खां थे। आगे लिखना, जफर को, जफर को
20 सितंबर 1857 ईस्वी को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को गिरफ्तार कर बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया रंगून कहां है? म्यांमार में। ठीक है, आगे लिखना। जफर का 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में देहांत हुआ। 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में देहांत हुआ। यहीं इनका मकबरा बना हुआ है। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर, और जफर का देहांत हुआ है, ठीक है, रंगून में। यहां पर ये तो भारत में क्रांति की बात थी कि भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से है? मेरठ छावनी से है। और दिल्ली जो विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में हुआ? बहादुर शाह जफर के। कब? 12 मई को हुआ था। क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है? चरीवाला कारतूस। अब ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बच गई थी, इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि यहां पर छावनी को तो कर दिया भंग, अब इसका करें क्या? तो यहां से इसको भेजा था फिर अजमेर, और अजमेर में शस्त्रागार था अंग्रेजों का मैगजीन दुर्ग में, उसकी सुरक्षा के लिए इसको भेजा था। तो मैगजीन जो दुर्ग है उसमें अंग्रेजों का अजमेर में क्या था? क्रांति के समय अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि उसकी सुरक्षा जरूरी थी, क्रांति शुरू हो गई थी, तो उसके लिए फिर इनको यहां भेजा जाता है। और फिर ये आकर के नसीराबाद जब पहुंचेंगे तो वहां क्रांति करेंगे। तो यहां से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से? नसीराबाद छावनी से 28 मई को होगी। तो उसको आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।